गुड इवनिंग एवरीवन। मैं आशुतोष बैरागी आज आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास 12 का न्यू चैप्टर दैट इज़ द अल्टरनेटिंग करंट। तो बेटा आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं इस चैप्टर का नाम है अल्टरनेटिंग करंट। क्लास 12 का चैप्टर है और काफ़ी वेटेज है इस चैप्टर का, चाहे आप नेट की बात करें, JEE की बात करें या फिर अपन क्लास 12 में बात करें। क्लास 12 में अप्रोक्स 4 to 5 मार्क्स का इसमें से पूछते हैं। वहीं नीट और JEE में 1 क्वेश्चंस बहुत बार रहता है कि कई मतलब मैक्सिमम टाइम्स से पूछा जाता है। तो आज अपन इस पर डिस्कशन करेंगे दैट इज़ द अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करेंगे कि व्हाट इज़ द अल्टरनेटिंग करंट। तो जैसे कि आपके सामने मैंने इसकी डेफिनेशन पहले से लिख रखा है। अल्टरनेटिंग करंट का मतलब होता है द करंट विच कैन चेंज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड विथ टाइम, दैट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। या फिर अपन ऐसे भी बोल सकते हैं द करंट विच कैन चेंज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड पीरियोडिकली, दैट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अगर अपन इसके ग्राफ की बात करें तो आपको ग्राफ भी दिख रहा होगा कि किस तरीके से अपने बार बार डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। ये एक साइनसोइडल कर्व बनाता है अपने डायरेक्शन को चेंज करते हुए। टाइम के रेस्पेक्ट में इसके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही चेंज होते हैं। तो यहाँ से जो हम समझ रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट का मीनिंग, दैट इज द करंट विच कैन चेंज द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड पीरियोडिकली। यहाँ पर आपका जो करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है वो टाइम पे डिपेंड करता है। ठीक है बेटा, टाइम के रेस्पेक्ट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही पीरियोडिकली चेंज होते हैं। तो ऐसे करंट को अपन क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। इससे पहले वाला जो चैप्टर अपन क्लास 12 में करंट का जो पढ़ा था दैट इज द करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हम किसके ऊपर चर्चा करते हैं, डायरेक्ट करंट पे। व्हाट इज द डायरेक्ट करंट? डायरेक्ट करंट का मतलब अगर अपन समझे तो डायरेक्ट करंट का मतलब होता है द करंट विच डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड आर कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। एंड अल्टरनेटिंग करंट का मतलब हो जाएगा द करंट विच चेंज द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड पीरियोडिकली इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अगर इसके अपन एग्जाम्पल देखें तो हमारे जो घरों में जो सप्लाई होती है, मेन सप्लाई इन आवर होम्स विच वेरियस साइनसोइडली विथ टाइम। ठीक है, हमारे घरों में जो सप्लाई आती है दैट इज अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई। ठीक है, और ये आपके सामने दिख रहा है किस तरीके से ये टाइम के साथ में डिपेंड करता है और इसका कर्व कुछ इस तरीके से हमें दिखता है। अगर अपन इस पर थोड़ी और चर्चा करें अल्टरनेटिंग करंट पे, तो हम थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे दोनों के बीच में बेटा, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट। ये दो प्रकार के हमने करंट पढ़े हैं हमारे क्लास 12 में। ये हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ चुके हैं और अब जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज द अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या हो जाएगा, द करंट चेंजेस डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड पीरियोडिकली। ठीक है बेटा, दैट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट एंड मैग्नीट्यूड पीरियोडिकली। ठीक, वही अगर अपन बात करें किसके बारे में, डायरेक्ट करंट के बारे में, तो जिसका डायरेक्शन द करंट विच डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड आर कांस्टेंट, द करंट विच डायरेक्शन एंड magnitude are constant, direction and magnitude are constant, that is called direct current। ठीक है, इसके एग्जांपल्स अगर अपन बात करें तो इसके एग्जांपल्स कहाँ कहाँ हैं, तो होम सप्लाई में, हमारे जो घरों में जो सप्लाई होता है वहाँ पर हमें क्या मिलता है बेटा, अल्टरनेटिंग करंट। अगर अपन इसके एग्जांपल्स की बात करें तो स्मॉल डिवाइसेस जो होते हैं, हमारे छोटे छोटे डिवाइसेस जो होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, वो सारे इस पे चलते हैं अपने डायरेक्ट करंट पे। ठीक है, तो डिवाइसेस बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्ट करंट पे काम करते हैं। ठीक है, अगर मैं इसके सोर्स की बात करूं, अल्टरनेटिंग करंट के सोर्स की, कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, दैट इज द एसी जनरेटर। कौन होता है बेटा, एसी जनरेटर। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें आपने एसी जनरेटर को आपने मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ा होगा कि किस तरीके से हम एसी जनरेटर का यूज़ करते हैं करंट को बनाने के लिए। ठीक है, तो एसी जनरेटर इसका एक मेन सोर्स होता है।
वहीं अगर डायरेक्ट करंट के सोर्स की बात करें हम तो सेल हो गया, इसके अलावा बैटरीज, द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल दैट इज कॉल्ड बैटरीज, तो बैटरी हो गई। तो ये बहुत सारे इस टाइप के सोर्स होते हैं इसके, है ना। अगर अपन दोनों के बीच की ग्राफ की बात करें तो जो अल्टरनेटिंग करंट है वो टाइम के साथ में क्या होता है, अपने डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को चेंज करता है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा, IT का जो ग्राफ बनेगा अल्टरनेटिंग करंट के लिए, वो कैसा बनेगा, साइनोसॉइडल ग्राफ बनेगा। लेकिन वहीं अगर अपन डायरेक्ट करंट के लिए अगर बात करेंगे तो हमारा जो करंट है वो टाइम के साथ में कांस्टेंट है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो कि t के रेस्पेक्ट में क्या होगी, पैरेलल होगी। डायरेक्ट करंट कैन बी इन पॉजिटिव एंड कैन बी इन नेगेटिव, ओके। सो इट इज द डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट, जो कि हम दोनों के बीच में, इससे पहले जो हम डायरेक्ट करंट पढ़ चुके हैं और अब जो हम पढ़ने वाले अल्टरनेटिंग करंट, इन दोनों के बीच में मेन डिफरेंस क्या है उसके बारे में थोड़ी अपन ने बात करी है कि अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है और डायरेक्ट करंट होता क्या है। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द अल्टरनेटिंग करंट, द करंट विच चेंज इट्स डायरेक्शन and magnitude periodically, that is called alternating current, and the source of the alternating current is AC generator and the source of direct current is cell and battery. What is the direct current? The current which cannot, या फिर the current which direction and magnitude are constant, that is called direct current. Okay, चलो अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, हम आगे बढ़ेंगे कि हाँ, जैसे मैंने आपके बोला कि सोर्स जो होता है बेटा इसका कौन होता है, एसी जनरेटर, और वहां पर सोर्स कौन होगा, बैटरी। अब एसी जनरेटर में होता क्या है, देखो हमारे पास में एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है, इस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि एक कोयल को रखते हैं, ऐसे इस तरीके से हम कोयल को रखते हैं, ये हमारी कोयल हो जाती है ये, ठीक है। और इस कोयल को हम जब किसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा से रोटेट करवाते हैं तो देखो बेटा यहाँ पर जब मैग्नेटिक फील्ड होगी, इस तरीके से कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी तो फ्लक्स बनेगा, और जब हम इस फ्लक्स में चेंज करेंगे तो हमने जैसे कि पढ़ा है EMI में, जिसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, कि अगर मान लो हमारा फ्लक्स चेंज होता है तो जो हमारा जनरेट इंड्यूस्ड EMF होता है वो किसके बराबर होता है, चेंज इन फ्लक्स माइनस ऑफ चेंज इन फ्लक्स अपन में dt के बराबर होता है, ठीक है। तो ये हम पढ़ चुके हैं इससे पहले वाले चैप्टर में कि अगर हम मान लो किसी मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं तो हमारा EMF जो होता है वो इंड्यूस्ड होता है। तो यहाँ पर अगर अपन बात करेंगे तो जब हम इस कोयल को घुमाएंगे तो हमारा EMF इंड्यूस्ड होगा, और वो इंड्यूस्ड EMF जो होगा बेटा वो वेरिएबल होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हो कि टाइम के साथ में कोयल जो है वो पूरा रोटेट कर रही है, तो एक टाइम ऐसा होगा कि जब कोयल जो है वो बिल्कुल लाइन से परपेंडिकुलर होगी तब मैक्सिमम फ्लक्स होगा, और एक टाइम पे वो क्या हो जाएगी, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, तो उस टाइम पे फ्लक्स क्या हो जाएगा, मिनिमम। तो ऐसे ही एक समय के लिए हमारा फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा फिर घटेगा, फिर टाइम के साथ में बढ़ेगा फिर घटेगा। तो इस तरीके से हमारा फ्लक्स चेंज होगा तो हमारा जो इंड्यूस्ड EMF आएगा वो भी क्या होगा, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर फ्लक्स का फॉर्मूला देखूँ कि यहाँ पे फ्लक्स कितना बन रहा है, तो हमारा जो फ्लक्स होता है दैट इज इक्वल्स टू BA cos थीटा, ये हमारा फ्लक्स होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से d∅dt निकालूँ, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ टाइम के रेस्पेक्ट में, तो कैसे डिफरेंशिएट करूँगा मैं इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगी, अपना जो एरिया है वो भी कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा। अब cos थीटा, अब देखो यहाँ पर जो थीटा है वो, और अपन डिफरेंशिएट किसके साथ कर रहे हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ये जो हमारा थीटा होना चाहिए किस में लिखा होना चाहिए, थीटा में, क्योंकि तभी तो डिफरेंशिएट हो पाएगा। तो अगर मैं थीटा की बात करूं कि कितना एंगल चलेगा, तो अगर इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है तो ओमेगा इंटू टी इतना चलेगा ये किसी टी टाइम में, तो थीटा की वैल्यू कितनी रहेगी अपने पास में, ओमेगा टी। तो हम क्या लिखेंगे, बी, अपन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा फ्लक्स को, BA cos थीटा मीन्स ओमेगा टी डिवाइडेड बाय dt, ऐसे, ठीक है। तो अपन जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, b और a तो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएंगे, और कोस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बेटा, माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी, ये माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी। और डिफरेंशिएट
करते टाइम पर हमारे फंक्शन के अंदर भी एक फंक्शन है दैट इज द ओमेगा टी। तो ये जो ओमेगा जो कांस्टेंट है वो हमारे कहाँ पे आ जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर हो जाएगा। तो हम जैसे कि हम जानते हैं कि जो ईएमएफ होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है नेगेटिव में। तो जब हम यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। और डी फाई बाई डी टी की वैल्यू कितनी बेटा, माइनस ऑफ बी ए साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। माइनस ने माइनस को कैंसिल कर दिया। तो हमारे पास में जो ई की वैल्यू आई है, तो ई की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई बेटा, बी ए ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी, दैट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ। और ये ईएमएफ आप देख रहे हो कि कैसे टाइम के रेस्पेक्ट में और कैसे टाइम पे डिपेंड कर रहा है। और एक साइनोसॉइडल कर्व, एक साइन के कर्व पे ही हमारा जो ईएमएफ है वो क्या है, बैठा हुआ है। इस साइन के कर्व पे ये क्या करेगा बेटा, टाइम के साथ में चलेगा। ठीक है, अगर ये तो हमारा क्या था, इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू वन कॉइल। ऐसे अगर हमारे पास में नंबर ऑफ कॉइल्स एन है तो हमारा जो टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो कितना हो जाएगा बेटा, एन बी ए ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी। और बेटा ये हमारी एक कांस्टेंट वैल्यू है तो इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम क्या बोल देंगे, ई नॉट। क्या बोल देंगे, ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो जैसे कि आप जान रहे हो कि हमारा जो एसी करंट जो बना है वो किस तरीके से बना है। अब ये देखो, ये हमारा ईएमएफ आ गया, अल्टरनेटिंग ईएमएफ। अब इसको हम किसी रजिस्टर के अक्रॉस लगा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट की अगर अपन इक्वेशन देखें तो हमारी अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन आएगी, आई इज इक्वल्स टू हमारा होता है ईएमएफ अपॉन में रेजिस्टेंस। तो हम अगर इसको रेजिस्टेंस से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा हमारा ई नॉट बाय आर साइन ओमेगा टी। और ये जो ई नॉट बाय आर है इसको हम क्या बोल देंगे, आई नॉट। तो ये हमारा अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन मिल जाएगा। आ गया सभी को समझ में कि नहीं आया, एक बार फिर से देख लो। ये जो हम करंट पढ़ने जा रहे हैं दैट इज द अल्टरनेटिंग करंट, जिसका जो मतलब होता है दैट इज द करंट विच कैन चेंज इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पीरियोडिकली, दैट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, इसका जो सोर्स होता है दैट इज द एसी जनरेटर। हम इसको जो प्रोड्यूस करते हैं वो कैसे करते हैं बेटा, एसी जनरेटर से। क्या होता है एसी जनरेटर में, ऐसा हम दो मैग्नेट लेते हैं, उसके अंदर एक कोयल को लगाते हैं और कोयल को ओमेगा से अपन क्या करवाते हैं, रोटेट करवाते हैं। तो अगर मैं इसको ओमेगा से रोटेट करवाऊंगा तो कंटिन्यूअस हमारा फ्लक्स क्या होगा, चेंज। और फ्लक्स के चेंज होने की वजह से एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। और वो हमारा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसका डेरिवेशन हमने यहाँ पर किया है कि E इज इक्वल्स टू, हम जानते हैं कि माइनस डी फाई बाई डी टी होता है। तो हमने यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट किया तो हमें जो ईएमएफ की इक्वेशन मिली वो कितनी मिली बेटा, E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। जब हम इस ईएमएफ को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अल्टरनेटिंग करंट। तो इस प्रकार हमने ये पूरा देखा है कि कैसे हमें ईएमएफ और करंट की इक्वेशन मिलती है। तो हमारा जो यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट है वो आप देख रहे होंगे, अल्टरनेटिंग करंट की बात करें हम या चाहे अल्टरनेटिंग ईएमएफ की बात करें हम, दोनों ही किस पे बैठे हुए हैं बेटा। अगर अपन ई की ग्राफ की बात करें विद रेस्पेक्ट टू टाइम तो वो भी हमारा एक साइनोसॉइडल ग्राफ बनाएगा। और इसकी जो इक्वेशन होगी वो कितनी होगी, ई इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। और अगर अपन करंट की बात करेंगे तो करंट भी टाइम के साथ में क्या बनाएगा, एक साइनोसॉइडल कर्व बनाएगा। साइन के ग्राफ पे, साइन के फंक्शन पे बैठा हुआ है। तो इसका जो इक्वेशन बनेगा वो भी कितना बनेगा, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। और ये हमें याद रखना है, ठीक है, कि हमारा जो अल्टरनेटिंग करंट होता है उसकी जो इक्वेशन हमें जो मिलती है वो कैसे मिलती है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। और अगर हमें ईएमएफ की बात करें, अल्टरनेटिंग ईएमएफ की, तो वो हमें इक्वेशन कितनी मिलती है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि हमें करंट की इक्वेशन मिल गई है, ईएमएफ की इक्वेशन मिल गई, हमारा जो ग्राफ है अल्टरनेटिंग करंट का वो भी हमें समझ में आ गया है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पे पढ़ेंगे दैट इज द एवरेज करंट। किस पे चर्चा करेंगे अपन, एवरेज करंट पे, एवरेज करंट। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट पे अपन क्या बात करेंगे, एवरेज करंट की, कि अगर ये टाइम के रेस्पेक्ट में जो चेंज हो रहा है पीरियोडिकली, तो अगर मैं इसका एवरेज फाइंड करूं तो वो कितना आएगा।
तो बेटा अगर अपन एवरेज की बात करें तो हम चाहे एवरेज किसी भी टी टाइम के लिए निकालें या छोटे से टाइम के लिए निकालें, एवरेज वैल्यू ऑलवेज कांस्टेंट रहती है। तो हम क्या करेंगे, इसका एवरेज फाइंड करेंगे, किसमें, कंप्लीट साइकिल में, किसी टी टाइम पे। टी टाइम मीन्स किसी टी टाइम पे नहीं, अपन कंप्लीट साइकिल में इसका फाइंड करेंगे एवरेज करेंट। कंप्लीट साइकिल मतलब कि कितना टाइम लग रहा है उसको एक वन साइकिल कंप्लीट करने में। तो अगर हम बात करें इन फुल साइकिल या इन कंप्लीट साइकिल, तो जो एवरेज आएगा वो कितना आएगा। तो देखो हमारा जो ग्राफ है करेंट का विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, वो एक साइनोसॉइडल ग्राफ है, और हमारा जो अल्टरनेटिंग करेंट है वो भी एक साइन का फंक्शन है। तो जब हम किसी भी साइनोसॉइडल कर्व या साइनोसॉइडल ग्राफ का अगर अपन एवरेज निकालते हैं तो वो ऑलवेज कितना आता है, 0, क्योंकि एक टाइम पर वो पॉजिटिव वैल्यू देगा और एक टाइम पर वो नेगेटिव वैल्यू देगा। तो अगर मैं फुल साइकिल का, कंप्लीट साइकिल का एवरेज निकालूंगा तो वो कितना आ जाएगा, ऑलवेज 0। तो अल्टरनेटिंग करंट का एवरेज भी कितना आ जाएगा, 0 इन कंप्लीट वन साइकिल। ठीक है, तो अगर हम बात करें फुल साइकिल की, तो अल्टरनेटिंग करंट का जो एवरेज आता है, आई एवरेज इन कंप्लीट वन साइकिल या इन कंप्लीट वन टाइम पीरियड, तो दैट इज इक्वल्स टू 0 आता है बेटा। लेकिन अगर अपन बात करें इन हाफ साइकिल, अब होता क्या है कि फुल साइकिल में तो 0 हो गया, तो इसको पूछेंगे नहीं एकदम से, वो कहाँ पूछ लेंगे आपको, हाफ साइकिल में। तो भैया हमको तो सब कुछ आता है, हम क्यों नहीं निकाल सकते, आराम से निकाल सकते हैं। तो इन हाफ साइकिल में अगर अपन बात करें इन हाफ साइकिल, तो हाफ साइकिल में 0 नहीं होगा, तो फिर कितना होगा, तो देखते हैं। क्यों, क्योंकि हाफ साइकिल में हमें सिर्फ या तो पॉजिटिव मिलेगा या सिर्फ नेगेटिव मिल जाएगा, टोटल हमारे पास में 0 नहीं हो पाएगा। तो अगर हम हाफ साइकिल में इसका एवरेज फाइंड करें तो कैसे फाइंड करेंगे। अब देखो, जैसे कि हम ग्राफ के अकॉर्डिंग हमारा अगर इक्वेशन देखें तो जो आई की इक्वेशन होती है दैट इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये हमारी इक्वेशन होती है। तो सर फुल साइकिल में तो ये 0 हो गया, क्योंकि एक बार हमें पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, एक बार हमें नेगेटिव मिल रही है, टोटल को सम करेंगे तो 0 मिल जाएगा। लेकिन हाफ साइकिल में 0 नहीं हो पाएगा। तो अगर हाफ साइकिल में हम इसको फाइंड करेंगे तो कैसे फाइंड करेंगे, आपको सामने दिख रहा होगा कि जो करेंट है दैट इज द वेरिएबल फंक्शन। क्या है हमारा, वेरिएबल फंक्शन। और अगर किसी वेरिएबल फंक्शन का हमें एवरेज निकालना होता है तो हम कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर हमारा मैथ्स आएगा, तो हम थोड़ा सा मैथ्स देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमें किसी का एवरेज फाइंड करना है, किसी फंक्शन का क्या फाइंड करना है बेटा, एवरेज, और वो फंक्शन कौन सा है, वेरिएबल है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे टोटल सम ऑफ वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। अब सम ऑफ वैल्यूज ऑफ द फंक्शन, वेरिएबल फंक्शन है, कैसे करेंगे टोटल। तो मान लो कि फॉर एग्जांपल आपको x1 से लेकर के x2 तक की वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करोगे, उस फंक्शन को इंटीग्रेट करोगे उसके वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। अगर मान लो आपको x1 टू x2 की टोटल वैल्यू का सम चाहिए, टोटल वैल्यूज, फॉर एग्जांपल छोटी छोटी बहुत सारी वैल्यूज मिल रही है, उन सभी वेरिएबल वैल्यूज का आपको क्या करना पड़ेगा, सम करना है। आपका वेरिएबल फंक्शन है तो आप क्या करोगे, टोटल वैल्यू कैसे निकालोगे, उस फंक्शन को इंटीग्रेट करोगे किसके रेस्पेक्ट में, उसके वेरिएबल में। ठीक है, और जो आपकी टोटल वैल्यूज है फ्रॉम x1 टू x2 उनसे डिवाइड कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, एवरेज मिल जाएगा। एवरेज फाइंड करने, किसी भी वेरिएबल फंक्शन का अगर अपन को एवरेज फाइंड करना होता है तो हम कैसे फाइंड करते हैं, टोटल वैल्यू ऑफ द फंक्शन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। तो नंबर ऑफ x1 से लेकर x2 तक जो वेरिएबल्स है उसकी जो टोटल वैल्यू है उसको अपन इंटीग्रेशन करके इसे फाइंड करते हैं और इस तरीके से उसको फाइंड करेंगे। तो ये हमारा एवरेज का फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो सेम एज इट इज हमें भी क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पर हाफ साइकिल का अगर एवरेज निकालना है और ये हमारा एक वेरिएबल फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे बेटा, हम सबसे पहले इस करेंट को जो कि हमारे पास में है आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसको t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। हाफ साइकिल में चाहिए इसलिए हम टाइम की लिमिट रख देंगे 0 से लेकर के t/2 तक, और वहीं हम इस टाइम के जो टोटल टाइम में कितना वैल्यूज मिलेगी उससे हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। आगे बात समझ में। तो देखो करो इसका इंटीग्रेशन इस तरीके से, तो देखो आई नॉट तो कांस्टेंट है तो वो तो बाहर हो जाएगा, साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज द, क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन, माइनस कोस ओमेगा टी, और हम टाइम कहाँ से कहाँ तक पुट करेंगे बेटा, लिमिट क्या डालेंगे, 0 से लेकर के t/2 तक। ठीक है, और हम यहाँ पर नीचे जब dt को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा t, और लिमिट डल जाएगी हमारी 0 से लेकर के t/2 तक। ठीक है, अब लिमिट पुट कर देते हैं। तो जब हम लिमिट पुट करेंगे तो आई नॉट बाहर रहा, माइनस कोस
सबसे पहले अपन डालेंगे अपर लिमिट, तो देखो ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी, और स्मॉल टी की जगह हम लिमिट पुट करेंगे t/2। ठीक है बेटा, ये लिमिट पुट कर दे हमारी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट हमारी क्या डालेगी माइनस ऑफ कोस ओमेगा मीन्स 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू 0, और ये हमने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, और यहाँ हमारी लिमिट हो जाएगी t/2 माइनस 0। ठीक है, अब देखो ये t से t कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये पूरा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये पूरा फंक्शन कितना हो जाएगा 0, पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। तो हमारे पास में जो वैल्यू आएगी दैट इज द आई नोट माइनस ऑफ कोस पाई की वैल्यू होती है माइनस ऑफ 1 माइनस यहाँ से हमारे पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, इस पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है बेटा, और दैट इज अपॉन में कितना आ जाएगा हमारे पास में t/2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा आई नोट, देखो ये माइनस से माइनस प्लस, ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, और t की वैल्यू को हम क्या रख देंगे 2 पाई बाय, एक मिनट एक छोटी सी गलती अपन ने यहाँ पर करी है बेटा, दैट इज वो गलती क्या है कि अगर हम सर इंटीग्रेट करते हैं तो हमारा जो फंक्शन के अंदर का जो फंक्शन है वो कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाता है, तो ये यहाँ पर ओमेगा भी साथ में चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ओमेगा, और t को अपन क्या बोल देंगे बेटा 2 पाई बाय ओमेगा, और ये 1/2, 2 ने 2 को कैंसिल कर दिया, ओमेगा ने ओमेगा को कैंसिल कर दिया, तो ये हो जाएगा हमारा 2i0/पाई। आगे बात समझ में, तो इन हाफ साइकिल अगर अपन बात करें इन हाफ साइकिल एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करेंट क्या हो जाएगा अपने पास में 2i0/पाई। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा अपने 12th और नीट एंड जेई के लिए। क्या अभी तक हमने क्या पढ़ा, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या होता है, द करंट विच कैन चेंज इट्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड पेरियोडिकली, दैट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। उसके बाद हमने पढ़ा कि अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स क्या होता है, क्या होती है उसकी इक्वेशन, कैसे अल्टरनेटिंग करंट दिखता कैसे। तो जो अल्टरनेटिंग करंट का जो सोर्स है दैट इज द एसी जनरेटर, और एसी जनरेटर से ही हमें क्या मिला, एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ मिला, फ्लक्स चेंज होने की वजह से उसकी इक्वेशन देखी, उसका करंट का हमने इक्वेशन देखी, ग्राफ देखा, ग्राफ कैसा बनता है, साइनसोइडल ग्राफ बनता है, इक्वेशंस जो 2 इक्वेशंस मिली दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। एंड देन वी हैव टू फाइंड द एवरेज। एवरेज हमने जब निकाला तो अल्टरनेटिंग करंट एक साइनसोइडल ग्राफ है, एक साइन का फंक्शन है, तो उसका अगर अपन एवरेज निकालेंगे कंप्लीट साइकिल में तो वो हमेशा हमें कितना मिलेगा 0, लेकिन हाफ साइकिल में वो कभी भी 0 नहीं मिलेगा। तो हाफ साइकिल में कितना मिलेगा, तो हम जानते हैं कि सर इट इज द वेरिएबल फंक्शन, तो वेरिएबल फंक्शन का हम एवरेज कैसे निकालते हैं, उस तरीके से जब हमने इसका बाय द इंटीग्रेशन मेथड इसका एवरेज फाइंड किया तो हमें एक हाफ साइकिल में जो एवरेज वैल्यू ऑफ द करेंट, अल्टरनेटिंग करंट जो हमें मिली दैट इज द 2i0/पाई। इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ओके, आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज द RMS value of the alternating current. What is the RMS value? That is the root mean square value. बेटा इसको अगर अपन बेसिकली डेफिनेशन से देखें तो इसका NCERT कुछ स्टैंडर्ड बुक से उसमें इसकी डेफिनेशन हीट के फॉर्म में दे रखी है, लेकिन अगर अपन इसको नाम से समझे तो नाम से ही नाम में अगर अपन देखें तो RMS, तो यहाँ से सीधा दिख रहा है अपने को रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, लेकिन अगर अपन इसकी डेफिनेशन हीट के फॉर्म में देखें तो हीट के फॉर्म में इसकी डेफिनेशन क्या होती है आरएमएस वैल्यू की। तो देखो बेटा हीट के फॉर्म में क्या होता है कि अगर मान लो हम किसी अल्टरनेटिंग करंट को किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगाते हैं और किसी डायरेक्ट करंट को, कांस्टेंट करंट को किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगाते हैं, तो इसकी जो डेफिनेशन है वो ये बोलती है कि द वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट विच प्रोड्यूस सेम अमाउंट ऑफ हीट फॉर द सेम टाइम एंड फॉर द सेम रेजिस्टेंस as alternating current is produced, then it is called then the value of the direct current is called RMS value of the alternating current। मतलब
अगर हम किसी डायरेक्ट करंट को किसी सेम रजिस्टर और सेम टाइम के लिए फ्लो करवाते हैं तो वो कितनी हीट प्रोड्यूस करता है, वो या वो जितनी भी हीट प्रोड्यूस कर रहा है वो अगर अल्टरनेटिंग करंट के द्वारा प्रोड्यूस के बराबर होगी, अल्टरनेटिंग करंट के द्वारा जो प्रोड्यूस की जाएगी उसके बराबर होगी, तो उस डायरेक्ट करंट की वैल्यू को अपन क्या बोलते हैं बेटा, दैट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट, तो द वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट विच प्रोड्यूस सेम अमाउंट ऑफ हीट एज अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूसेस for the same resistance and for the same time, then this value of the direct current is called RMS value of the alternating current। तो इसका हम डेरिवेशन देखेंगे, नेक्स्ट डेरिवेशन इसी का अपन बात करेंगे RMS वैल्यू का, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC, अल्टरनेटिंग करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होती है, ठीक है।